गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 अगस्त के जो आपके हाइलाइट्स हैं इसके आज के हाइलाइट्स। इससे पहले दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि मंडे को सीरीज आती है, मतलब सैटरडे संडे को नहीं आती है, बीच में गैप रहता है। तो ये चीज़ है, मंडे टू फ्राइडे सीरीज रहती है। ये काफ़ी लोग टेलीग्राम पे पूछ रहे थे, इसलिए मैंने कवर किया है। दूसरी बात की है कि अगेन टेलीग्राम पे काफ़ी लोगों का मैसेज आया ग्रुप के ऊपर ही कि ये प्रोसेस क्या रहता है, मतलब वीडियो बनाने का। और मैं 3 न्यूज़पेपर से आपको ये सीरीज कवर करता हूँ, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्योंकि फिर काफ़ी लोग का इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आप ये जो ब्लॉग है आपके सामने, ये मैंने ऑलरेडी आउट है ब्लॉगर के ऊपर। तो ब्लॉगर गूगल का ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। इसके नीचे कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर आप जाके एक बार कमेंट एक कुछ भी ज़रूर कर दें जो आपको पसंद आए। अगर आपको नहीं पसंद आता तो वो भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं इसके ऊपर, आप कमेंट जरूर कर दें एक बार जाकर। ठीक है, इसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाईलाइट से, फर्स्ट न्यूज से। रशियन बैंक्स लाइन अप फॉर अकाउंट्स विद इंडियन लेंडर्स। अब यहाँ पर होता क्या है कि सबसे आप सभी को पता है, जो फेयर करेंसी है, ट्रू एंड फेयर सी करेंसी है, वो यूएस डॉलर्स रहते हैं। यानी कि आप समझें कि अगर मान लेते हैं इंडिया को चाइना से ट्रेड करना है कुछ भी चीज़ के अंदर, तो अगर इंडिया चाइना की करेंसी की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। या फिर वो मतलब दोनों कंट्रीज में कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है उससे ही चेंज हो सकती है। बट यूएस इस बात का ध्यान रखता है कि डॉलर ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। वहाँ पर जो आपका वहाँ का बैंक है, सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक जिसको बोलते हैं, तो वो इतना चेंजेस करते रहता है अपने रेपो रेट और पॉलिसी रेट में कि डॉलर फेयरली स्टेबल रहता है और डॉलर की वैल्यू स्टेबल रहती है। मतलब कि डॉलर जितना आज है, जैसे जो इन्फ्लेशन वगैरह होती है, तो वो सब अकाउंट कर लेता है। बट ऐसे एक्सेप्शनली हाई एक्सेप्शनली लो नहीं जाता है। इसीलिए सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया न्यूजीलैंड तक के बीच में, मतलब किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी कंट्री का, इंडिया का नहीं बाकी भी कंट्रीज का, यूएस डॉलर्स के अंदर होता है, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी का अगर आपको बेनिफिट समझना है, तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके अंदर 100 रुपीज का आपको गुड मिल रहा था। 100 रुपये का मतलब हो गया फेयरली $1.5 के आसपास, हम अज्यूम कर रहे हैं $1.5 के आसपास। ठीक है, अगर हम 100 रुपये कोट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट कर गई, यानी रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। यानी कि मान लेते हैं 1 रुपये की वैल्यू अगर पाकिस्तान से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं 2 रूबल के आसपास थी, जो वहाँ का सॉरी रुपया 2 रुपया के आसपास थी। बट अगर फ्यूचर के अंदर ये 3 रुपया पर हो जाती है, तो आपको जो 100 रुपये मिल रहे हैं उसके लिए उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उस तरीके से उनको लॉस हो रहा है वहां पर। अब यहाँ पे अगर बीच में डॉलर होता तो वो चीज़ स्टेबलाइज हो जाती थोड़ी एक हद तक। तो वो चीज़ के लिए डॉलर के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि डॉलर के थ्रू हम ट्रेडिंग तो करते हैं, बट हुआ क्या, डॉलर के थ्रू ट्रेडिंग करने के लिए आपको बैंक्स का वो चाहिए होता है। यानी आपके स्विफ्ट का कोड जो होता है, स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कराती है, वो आपको बैंक का कोड चाहिए होता है। बट अब रशिया का जो यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अंदर स्विफ्ट ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर। यानी कि अब कोई भी बाहर का नेशन बैंक ट्रांसफर कर ही नहीं सकता रशिया के अंदर। तो ये चीज़ भी बंद हो गई, यूएस डॉलर का ट्रेड भी बंद हो गया। फिर क्या हुआ, रशिया ने फिर काफ़ी सारे नेशन के साथ ऐसा पार्टनर किया कि अब हमारी करेंसी में, अपनी करेंसी में पेमेंट ले लो, क्योंकि हमें ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे इकोनॉमी खुद से तो पूरी रन नहीं हो सकती और इतने टाइम तक। तो ये हुआ कि रशिया का आपके इंडिया के साथ भी ऐसे ही रहा, इंडिया के बहुत सारे इंपोर्ट्स रहते हैं रशिया से। तो आईबीओ ने ये आपका मीटिंग्स कराने का जिम्मा उठाया, और आईईटीओ, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ने उन कंपनी से बात की जो ट्रेड करना चाहते हैं रशिया के साथ। और अब ये क्या करेंगे, अब ये अपना एक सिस्टम सेटअप करेंगे, और रुपी और रुपया जो रूबल, रशिया की करेंसी है रूबल, तो रुपी जो इंडिया का है और रूबल यहाँ का है, इनके बीच में ट्रेडिंग एक मार्ट सेटअप किया जाएगा, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अलग से, मतलब ये न्यूज़ तो आपकी इकोनॉमिक टाइम्स में है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड से लिया है मैंने। यहाँ पर लिखा है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि रशिया को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। हालांकि वो, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत ही है, बट हाँ वो कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो फिर क्या हुआ कि यूरोप और द यूएस जो है, उनकी बहुत सारी कंपनीज ने, इनफैक्ट इंडिया की भी कुछ कंपनीज ने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन मतलब अपनी सर्विसेज को देना बंद कर दिया, जैसे मैकडोनल्ड्स बंद हो रखा है वहाँ पर, ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही कुछ बैंक्स ने अपने कंसर्न रेज करे कि क्या हम अगर अपने रिलेशन को अच्छा बनाते हैं रशिया के साथ, तो क्या हमें नहीं फेस करना पड़ेगा इकोनॉमिक सैंक्शन वेस्टर्न कंट्री के द्वारा। तो क्योंकि ऐसा ही हुआ है कि कोई भी रशिया को वो करता है, सपोर्ट करता है, जैसे चाइना करता है, तो वहां पर क्या हुआ कि फिर उनको इकोनॉमिक सैंक्शन फेस करने पड़ते हैं। तो वो ऐसा बोला कि आरबीआई ने कि हाँ, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप अपना डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि आपको हमें सैंक्शन कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करना। सैंक्शन कंपनी मतलब जो आरबीआई या आईबीओ सेलेक्ट करेगा कि आप इनके साथ काम कर सकते हैं, रुपी और जो आपका रूबल है उसकी ट्रेडिंग हो सकती है यहाँ पर पीछे।
RIL फाइल्स कंटेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट सेबी बिफोर एपेक्स कोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसकी मैं पास्ट स्टोरी कवर करूंगा पहले। अगस्त 5 को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने RIL की रिक्वेस्ट पे, RIL मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इसको रेफर कर रहे होंगे हम आगे, रिलायंस की रिक्वेस्ट पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, सेबी को डायरेक्ट किया। ये रिलायंस ने बोला था कि हमें 2002 पे हमारा जो केस हुआ था, 2002 में हमारे ऊपर जो केस हुआ था, हमें उसकी पूरी कॉपीज चाहिए और जजमेंट जो हुई थी उसकी पूरी कॉपीज चाहिए। तो ये हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दे दिया, क्योंकि इनको हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो, आगे कुछ करना हो चेंजेस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके बाद सेबी ने इस बात को वो मतलब एक्सेप्ट कर लिया, बट दिए नहीं, यानी कि ये कॉपीज नहीं प्रोवाइड किए। उसके बाद काफ़ी सारी रिक्वेस्ट डाली RIL ने, इनफैक्ट 16 अगस्त को भी अभी एक रिक्वेस्ट डाली थी लेटेस्ट, उसके बावजूद भी सेबी ने ये नहीं दिया। और सेबी ने उससे पहले ये बोला इट वॉज सीकिंग लीगल एडवाइस फ्रॉम सेबीज सीनियर काउंसिल, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेबी ने वो प्रोवाइड नहीं किया, और उसके बावजूद अब अभी क्या बोल रहा है सेबी, अगस्त 18 को सेबी ने बोला कि ये इट वॉज सीकिंग लीगल एडवाइस फ्रॉम सेबी सीनियर काउंसिल, सॉरी अगस्त 12 को ये बोला कि सेबी से हम ये लोग सीनियर काउंसिल जो है सेबी का सीनियर बोर्ड मेंबर है, उनसे लीगल एडवाइस मांग रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मांग रहे हैं। तो ये चीज हुई। अब इसीलिए क्या किया है RIL ने, अब कंटेम्प्ट प्ली फाइल किया। कंटेम्प्ट प्ली का मतलब होता है, कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि आप किसी लॉ को या किसी रूल को डिसरिगार्ड करते हैं। तो सेबी ने एक तरीके से जो लॉ निकाला या जो रूल निकाला या जो कह सकते हैं कि गाइडलाइन निकाली सुप्रीम कोर्ट ने, उसको फॉलो नहीं किया। तो सेबी के अगेंस्ट केस हो रहा है जो रिलायंस कर रहा है। आप ये आपका इसको ही कंटेम्प्टली बोला गया है, इसी केस के पूरे इसके अंदर ही हो रहा है। तो बाकी दैट इज इट। अच्छा, यहाँ पर एपेक्स कोड जो लिखा है ऊपर, एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, कोई भी चीज़ के अंदर, तो ये सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर रहे हैं। फेस्टिव रनअप सीज ड्रॉप इन प्राइसेस ऑफ स्टेपल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टेपल मतलब होता है कोई भी फूड आइटम वगैरह जो होते हैं, जैसे बिस्किट वगैरह, ये सब स्टेपल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आप सभी जानते हैं, टीवी, लैपटॉप, स्मार्टफोन जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि अट्रैक्ट कर सके ज़्यादा कस्टमर्स को, और फेस्टिव जो डिमांड है उसको और ज़्यादा बूस्टअप कर सके। क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं, प्राइस थोड़ा गिराया बट क्वांटिटी सोल्ड जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके बेसिस पे आपका रेवेन्यू जो है, ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ये करना चाह रहे हैं। इंडिया CBDC टू बिगिन दिस फिस्कल विद होलसेल। CBDC का मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इंडिया का RBI जो है अपनी एक नई क्रिप्टो करेंसी लेके आना चाहता है, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होगी, यानी कि ऐसी एक तरीके से सेफ क्रिप्टो करेंसी आप बोल सकते हैं होगी। ये आप थर्ड पॉइंट पे आएंगे, इट विल बी सॉवरेन बैक। इट विल बी सॉवरेन बैक का मतलब है, जैसे आपका आज की रेट में जो रुपी है वो सॉवरेन बैक्ड होता है। जैसे कि अगर RBI को जितना भी पैसा इशू करना है उतना उसको गोल्ड संभाल के रखना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो वो आपका बैकिंग होती है। इससे होता क्या है कि RBI कितना भी पैसा इशू करता जाए ये नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने एक जोक सुना हो या एक क्वेश्चन सुना हो, एक छोटे में पूछा जाता है कि अगर RBI अपनी करेंसी प्रिंट करता है तो हमें सब लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते, वो कितनी भी करेंसी प्रिंट करे। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उतना ही गोल्ड या उतनी भी कोई भी सिमिलर असेट की वैल्यू की चीज़ रखनी पड़ती है आपको रिजर्व में, क्योंकि फिर वो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपकी करेंसी की। जो जिम्बाब्वे के केस में हुआ, अगर आपने 1920 का जर्मनी का केस पढ़ा हो तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हुई थी। और इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है सोवरेन बैंकिंग की, और काफ़ी इसको ट्रस्टवर्दी माना जाता है। अब ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, कुछ ना कुछ सोवरेन बैंकिंग की जाएगी। करेंसी के केस में गोल्ड, सिल्वर ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि नॉर्मल रुपी वाली करेंसी भी हो इसके बैकिंग में, कुछ भी हो सकता है। RBI प्लानिंग करना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है कि होलसेलर के साथ लॉन्च करेगा पहले, और इसके अंदर एनोनिमिटी का कोई स्कोप नहीं रहेगा। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा यही देखा जाता है कि एनोनिमिटी रहती है वहाँ पर, बट उसके बावजूद भी RBI ये चाहता है कि नहीं, हम अपनी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई एनोनिमिटी नहीं रखेंगे। कनाडा, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ये कुछ ऐसी और कंपनीज हैं, कंट्रीज हैं जो अपने CBDC इंट्रोड्यूस करने का कंसिडर कर रही हैं, प्लान कर रही हैं। कॉटन यान मिल्स प्लानिंग टू स्टॉप प्रोडक्शन, यानी कि आप देख सकते हैं कॉटन यान मिल्स ने अपना प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है। कॉटन यान होता है जो आप कॉटन फैब्रिक निकालते हैं अपने प्लांट में से, तो आपको पता होगा ये बात कि कॉटन प्लांट में से आता है। तो प्लांट से जो आपका कॉटन की बॉल्स आती हैं, जो मतलब फैब्रिक वो आता है पूरा, जो भी आप उसको बोलना चाहें टर्म, उसको जो आपका थोड़ा प्रोसेस करके यान बनाया जाता है उसका, जिसका फैब्रिक कन्वर्ट जो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है आगे जाके, अच्छा हमें को याद आ गया, उसको फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर जो यान में कन्वर्ट होता है, जो फैब्रिक में कन्वर्ट होना होता है, तो जो फाइबर है उसका आपका एक तरीके से प्रोडक्शन हम कम करें, यान का प्रोडक्शन कम करें, क्योंकि उसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और डिमांड कम हो गई है। तो ये दोनों एडवर्स चीज़ें हो गई हैं। प्राइस की बात करें तो पिछले साल से आपका 60% तक से ज़्यादा इंक्रीज है। 60,000 था आपका पहले, और 95,000 प्लस पहुंच चुका है, 95,000 पर कैंडी। अब कैंडी क्या होता है, कैंडी मैंने पहले कवर किया है, कैंडी होता है 356 kgs ऑफ कॉटन यार्न।
तो ये कॉटन के अंदर ही चलता है, इतनी जनरलाइज टर्म तो नहीं है, बट हाँ ये याद रख सकते हैं कि मतलब कैंडी का ये ऐसे मेजर होता है। ये अगस्त 2021 से कंपेयर करें, इस अगस्त को कंपेयर करें जब 95,000 पर 356 केजी चल रहा है। अब पुअर डिमांड भी चल रही है, यानी कि अपैरल इंडस्ट्री जो है, जो आपकी कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री जो है, उनकी तरफ से डिमांड भी कम चल रही है। तो इन दोनों चीज़ों के चलते ही अपनी ये प्रोडक्शन को कट करना चाहते हैं। 60% कट एक्सपेक्टेड विद इन शॉर्ट टर्म एट मिल्स अक्रॉस इंडिया, यानी कि 60% को कम करना, मतलब 60% से कट लाना प्रोडक्शन के अंदर, ये एक्सपेक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। L&T लाइन्स अप 2.5 बिलियन इन ग्रीन एनर्जी प्लान्स, यानी L&T आप सभी को पता है लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉप कंपनीज। ये ग्रीन एनर्जी के अंदर एंटर करना चाहते हैं। इन्होंने अपना सैटरडे को ही एक अपना प्लांट लॉन्च किया है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, वो हैजीरा के अंदर है, गुजरात के अंदर। इसका आपका ये इन्होंने यूज बोला है कि ये कैप्टिव यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कैप्टिव यूज का मतलब होता है इंटरनल यूज के लिए होगा, यानी कि ये जो भी यहाँ से चीज़ें बना रहे होंगे, हो सकता है पहला तो ये रिसर्च डेवलपमेंट ही करें अभी के लिए, दूसरा हो सकता है जो भी ये चीज़ें बना रहे हो वो खुद ही अपने पास फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर एज एन इनपुट्स यूज करेंगे। जैसे हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से ही अपनी एनर्जी बना रहे हो, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बना रहे हो, तो वो उसको अपनी और मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे या और कहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से इंटरनल यूज़ के लिए आपका रखा है मेनली इन्होंने। बाकी इसके अलावा जो 2.5 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान इन्होंने किया है, इसके अंदर ये फ्यूल बनाने से लेकर, जो ये हो गया आपका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाली चीज़, और इससे लेकर आपका इलेक्ट्रोलाइजर्स, एडवांस्ड सेल बैटरीज एंड ये सब बनाना चाहते हैं, जिससे वो एपीसी प्रोजेक्ट, ईपीसी प्रोजेक्ट्स ले पाए। अब ये चीज़ें बहुत ही टेक्निकल हैं, इसको आपको समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हैं गूगल करके, बट ये इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं नहीं है। रिलायंस लाइकली टू बी लोन बिडर फॉर JBF पेट्रोकेम, तो रिलायंस की दूसरी न्यूज़ है, और ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं कि किस कंपनी की न्यूज़ आती है। और आज आपका मार्केट का ओपनिंग डे है, अभी मैं 9:23 पे वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट ओपन हो चुका है, तो इन दोनों न्यूज़ का फर्क दिखना आपको शुरू हो चुका होगा। L&T के ऊपर भी आपको बहुत पॉजिटिव फर्क देखने को मिल रहा होगा। तो मतलब ये चीज़ें मैटर करती हैं थोड़ा सा। तो रिलायंस की दूसरी न्यूज़ है कि वो अपना JBF पेट्रोकेमिकल नाम की एक कंपनी है जो कि मैंगलोर बेस्ड है, बैंगलोर के अंदर है, और इन्होंने अपना ये बैंकरप्ट हो चुकी है कंपनी, ये 5,000 करोड़ रुपए के इनके ऊपर डिफॉल्टेड लोन्स का बोझ है एक तरीके से। तो आप रिलायंस, मतलब जब आप सभी को मैंने बताया कि जो आपकी बैंकरप्ट कंपनीज होती हैं उसके लिए जो क्रेडिटर्स होते हैं जिसका लोन चल रहा होता है, वो लोग बिडिंग लगवाते हैं कि कौन खरीदेगा, ऐसे करके बिडिंग लगवाते हैं। तो रिलायंस आपका ओनली बिडर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका रिलायंस ओनली बिडर निकल के आ रहा है, इसमें हुआ क्या था कि काफी सारी कंपनीज ने, काफी सारे ग्रुप्स ने EOI दिया था। EOI मतलब यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, बट जब ड्यू डिलीजेंस हुई, जो चेकिंग हुई, ऑडिटिंग हुई कंपनी की, जब कंपनी के फाइनेंशियल बुक्स को चेक किया गया, सब कुछ चेकिंग की गई, प्रोसेस को चेक किया गया, तो तब काफी सारी कंपनीज ने एग्जिट कर लिया, और ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने एग्जिट कर लिया, सिर्फ अब रिलायंस ने अपनी बिडिंग लगाई है। इससे होगा क्या कि आपको रिलायंस थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, और मतलब ये रिलायंस के लिए क्या आपका फ्यूचर में इम्पैक्ट रहता है वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो जैसे अगर आप मतलब किसी कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं या मर्जर कर लेते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं, रिलायंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस चीज़ को बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब होता है आप किसी फर्दर कंपनी को या किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उससे आपका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। अब आपको मन कर हो रहा होगा इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब अपने ही अंदर, मतलब आपकी प्रोडक्शन, आपके ही सेल्स, आपका ही मार्केट शेयर बढ़ रहा है, वो आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ रहता है। अब आगे देखिए, अच्छा L&T के बाद एक और पॉइंट है मेरे पास। L&T ने अगर आपको नहीं पता, L&T ने दो कंपनी के साथ अच्छा JV बना रखा है ऑलरेडी। L&T ने IOC के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एंड रीन्यू पावर। रीन्यू पावर एक बहुत ही बड़ी इंडियन कंपनी है जो कि US के अंदर लिस्टेड है, और अराउंड 2010-11 के आसपास की ये कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। तो उन दोनों के साथ जॉइंट वेंचर में काम करें किसी और प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ से एक्सपर्टीज़ की भी डिमांड इन्होंने की है अपने इस जो नया हाइड्रोजन प्लांट है हजीरा के अंदर, इसके अंदर भी एक्सपर्टीज़ की इन्होंने डिमांड की है। तो ये चीज़ भी आपको हो सकता है मतलब काम आ जाए कभी। QIP एप्लीकेंट्स नीड टू रिवील मोर ऑन यूज़ ऑफ फंड्स। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे IPO होता है, IPO के अंदर आपके QIP एप्लीकेंट्स होते हैं, मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स। जैसे कि अगर कोई मतलब सेबी ऐसे बना के रखता है कि अगर आप अपना IPO लेके आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 1,000 करोड़ रुपीज़ का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितना इशू जो है आप QIP के लिए छोड़ना चाहते हैं। QIP मतलब जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, कोई आपके बड़ा बैंक हो गया, इस तरीके से जो आपकी कंपनीज होती हैं उनके लिए आप कितना पोर्शन छोड़ना चाहते हैं। अब ये बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सेबी ये चाहता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन भी हो और दूसरी तरीके की पार्टिसिपेशन भी हो।
तो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए सेबी को पहले से पता होना चाहिए। अब इससे बचने के लिए कंपनीज क्या कर देती हैं, अपना क्यूआईपी का ही इशू निकाल देती है। यानी कि ऐसा इशू होगा, ऐसा आईपीओ होगा, आईपीओ उसको बोलते नहीं है, ऐसा इशू होगा जिसके अंदर सिर्फ क्यूआईपी रूट वाले लोग ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्यूआईपी मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट। इसके अंदर म्यूचुअल फंड आते हैं, बैंक्स आते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पर होता क्या है कि अभी के लिए जो आप फंड रेजिंग करते हैं क्यूआईपी रूट से, वो अगर हम देखें तो मतलब उसके अंदर आपको बताना नहीं पड़ता कि हम किस लिए यूज कर रहे होंगे फंड्स। आपको बस बोलना पड़ता है कि हाँ, जो हम काम करते हैं अभी ऑलरेडी करते हैं, जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है। ये कई लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है। एमओए नाम की एक टर्म होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं इसके ऊपर हो सके तो कमेंट में आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्लॉज नाम की चीज होती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आप लिखा होता है डिटेल में कंपनी का कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, या आप ध्यान से सुनना, अगर कंपनी कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेती है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कंपनी के उस ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर लिखा होता है, तो वो बिल्कुल गलत डॉक्यूमेंट होता है, उसका कोई लीगल स्टैंस नहीं होता। उसके बेसिस पे अगर किसी ने कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए भी दिए हैं तो वो रिकवर नहीं कर सकता अगर कंपनी मना कर दे, क्योंकि वो लीगल उसका कोई स्टांस नहीं है। ऐसा ये अज्यूम किया जाता है कि जो, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि अगर आप कोई भी प्रोसीडिंग कर रहे हैं कंपनी के साथ तो आप वो चीज़ पढ़ के कर रहे हैं, मेमोरेंडम पढ़ के कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो होती है, अगर आप अपने मेमोरेंडम के बाहर कोई भी करते हैं क्यूआईपी के रूट से, जो आपके पास पैसा है, तो आपको बताना होता है सेबी के ऊपर अभी के लिए। और जो आप ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर कर रहे हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अब क्या है कि अब, क्योंकि अब क्या हुआ कि पिछले 7 महीने के अंदर क्यूआईपी रूट से जो आपकी फंड रेजिंग हो रही है वो 82% बढ़ गई, क्योंकि अब सेबी देख रहे हैं ऐसा क्या हो गया भाई, इतना पैसा कैसे आ रहा है लोगों के पास। तो ये जो हुआ, ये आप सेबी ये ऐसा मतलब एक तरीके से हिंट कर रहा है कि ये कुछ कुछ फ्रॉड वाली चीजें यहाँ पर चल रही है। तो इसने क्या किया, अब क्या किया, आपको जो अपना यूज करेंगे आप, प्रोसीड जो आपके पास पैसा आएगा उसका अमाउंट जरूरी नहीं है, बस आपको पर्पस बताना है कि आप कहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हो। जैसे अगर आपको डिविडेंड देने हैं, आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको पुराने ड्यूज क्लियर करने हैं, ये सब वैलिड आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये सब आपको पहले से बताना है, मस्ट बी स्पेसिफाइड अर्ली ऑन। आपको अपने इशू से पहले बताना है। ये चीज़ है यहाँ पर। हैव सफिशिएंट वीट स्टॉक, नो प्लान्स टू इंपोर्ट गवर्नमेंट ऑन संडे। ये आपका पहले लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड लिखा है। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अभी गवर्नमेंट ने थोड़े दिनों पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी वीट के ऊपर। इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि वीट जो इंडिया में है वो तो पहले खा जाओ, मतलब वो तो पहले कंज्यूम कर लो, सॉरी, इंपोर्ट बाद में करना। तो इसीलिए वहाँ पे इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब होता है अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको एक छोटा सा टैक्स पे करना होता है, एडिशनल एक तरीके से ड्यूटी पे करनी होती है। तो वो जो इन्होंने लगा दी और उससे काफ़ी ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिला इम्पोर्ट्स के अंदर। बट अब क्या हुआ कि क्योंकि ये माना जा रहा था कि इंडिया के वीट रिजर्व्स, मतलब ये माना नहीं जा रहा था, ये है कि इंडिया की वीट रिजर्व्स जो है अपने, इस अगस्त की महीने की बात करें तो अपने पिछले 14 साल के अंदर किसी भी महीने में सबसे लो पे चले गए, क्योंकि काफ़ी बड़ी बात है। क्योंकि पिछले 14 साल के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपका इन्फ्लेशन के जो आपके पीक पॉइंट्स होते हैं वो सब भी आ जाते हैं, और इकोनॉमिक जो डाउनफॉल है वो भी आ जाते हैं। तो वो चीज़ें उनके बावजूद भी अगस्त के अंदर सबसे ज़्यादा लो क्यों चला गया, ये लोगों के मन में क्वेश्चन था। और इसके अलावा जो आपका वीट का इन्फ्लेशन है, वीट इन्फ्लेशन मतलब वीट के अंदर कितना प्राइस का इंक्रीज आ रहा है, वो 12% पर चला गया। मतलब इतना बड़ा इंक्रीज, क्योंकि ये हो गई, क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम हो रही है, तो रेट बढ़ेगा। गवर्नमेंट हैज सेड वी हैव स्टॉक। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी की वजह से गवर्नमेंट लोगों ने क्या एंटिसिपेट किया कि ये जो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी है इसको कम करेंगे, ताकि बाहर से अपना सप्लाई थोड़ा आ जाए, और डिमांड क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो प्राइसेस को थोड़ा स्टेबिलाईजेशन मिलेगा। बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमारे पास इनफ है, हमारे पास कंज्यूमर डिमांड के लिए भी इनफ है, और जो हम राशन के फॉर्म में देते हैं, एफसीआई जो देता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके लिए भी हमारे पास इनफ है। तो ये गवर्नमेंट ने संडे को क्लैरिफिकेशन दिया है, और वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कट नहीं करेंगे, ये भी आप मान सकते हैं। पावर क्रंच इन सिचुआन, ये एक कंट्री है चाइना के अंदर, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के अंदर। या कंट्री नहीं बोलना चाहिए, मतलब प्रोविंस है, यानी जगह का नाम है। एड्स टू मैन्युफैक्चरर वोज इन चाइना, ये आपका मतलब मैन्युफैक्चरर वोज मतलब मैन्युफैक्चरिंग का ऑलरेडी वहाँ पर थोड़ी धज्जियां सी उड़ी हुई है, क्योंकि मैंने आपको क्राइसिस के बारे में बताया था। तो वो चीज़ है कंबाइंड विद एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेसिपिटेशन, यानी कि वहाँ पर इसके बावजूद, यानी पावर क्रंच चल रहा है। पावर क्रंच मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आती है, उसके अलावा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चल रहे हैं, एंड प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम है, यानी रेन भी बहुत कम हो रही है, रेनफॉल बहुत कम हो रहा है, मानसून बहुत कम आ रहा है।
तो ये जो आपका हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, सिचुआन है जो, उसके बारे में बात करेंगे लास्ट पॉइंट के अंदर। ये की मैन्युफैक्चरिंग हब है ईवी, ईवी सेल्स और सोलर पैनल का। तो इन सब चीज़ों का जो आपका प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गया चाइना के अंदर, इसीलिए ऊपर लिखा है मैन्युफैक्चरर्स बोझ। मैन्युफैक्चरर बोझ मतलब दिक्कतें हो रही है, मैन्युफैक्चरर में इफेक्ट पड़ रहा है। तो दैट इज इट। एंड अभी अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करें। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपका पूरा एनालिसिस होता है। तो पहले, सबसे पहले मैं आपका टेलीग्राम से ही तीनों पेपर्स डाउनलोड करता हूँ, जहाँ से मैं आपको सेंड करता हूँ। तो ये तीनों पेपर आपके सामने ओपन भी पड़े हैं। तो मैं अभी नीचे था जहाँ तक मैंने इसको रीड किया पूरा। अभी होता क्या है कि अब मैं सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स से ही पूरा कवर करता था। तो वहाँ पर होता क्या था कि कुछ न्यूज़ बहुत रेपिटेटिव होती थी और कुछ न्यूज़ मतलब बहुत बेसिक सी हो जाती थी। जैसे आप अगर आज ही उसमें देखें तो आप देख सकते हैं, मैंने ये फर्स्ट न्यूज़ आपकी कवर करी है, रशियन बैंक्स लाइन अप फॉर अकाउंट होल्डर्स विद इंडियन लेंडर्स। ये भी मैंने पूरा कवर किया है, रिलायंस वाला। ये पहले ही दो इनफैक्ट आर्टिकल्स है जो मैंने कवर किए हैं। बट इसके बाद की आप न्यूज़ देखेंगे, कंपनीज मेकिंग फॉल्स M&A डिस्क्लोजर्स विल फेस हैवी पेनल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन करते हैं, किसी कंपनी को मर्ज करते हैं, अक्वायर करते हैं, और आप जो उसका डिस्क्लोजर करते हैं, आप जो उसकी रिपोर्ट फाइल करते हैं, अगर आप उसके अंदर कुछ फॉल्स बताते हैं, सॉरी, अगर आप उसके अंदर कुछ फॉल्स बताते हैं तो आपको एक हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब ये इतनी बेसिक बात है कि इसको मतलब एक तरीके से कवर करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। तो इस वजह से मैं आपको मुझे दूसरे आपके न्यूज़पेपर से मूव ज़्यादा करना पड़ा। ये आप देखेंगे कि इन दोनों में फेस्टिव रन अप सीज ड्रॉप इन प्राइसेस, ये आपका प्राइस में ड्रॉप हुआ तो डिमांड बढ़ गई। इसके लिए दो अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये जो सेक्शन होते हैं प्योर पॉलिटिक्स का, ये सब होते हैं सेक्शन, तो ये मुझे रिमूव करने होते हैं, ये मुझे नहीं कवर करने होते। ये सब जो चीज़ें ये मैं आपके उस आर्टिकल के थ्रू जो मैं लिखता हूँ ब्लॉग, उसके थ्रू कर पाता हूँ। इसके अलावा जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर मैं बिजनेस स्टैंडर्ड से मेन न्यूज़ लेता हूँ। ये अगर आप देखेंगे कि अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स में ये CBDC वाली न्यूज़ देखेंगे, है ही नहीं। तो ये ज़रूरी है पर आपके लिए समझना, क्योंकि कल ही ये न्यूज़ आई है तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी जो डिफरेंट न्यूज़ होती हैं वो मैं दूसरे आर्टिकल से लेता हूँ। तो ये हुआ यहाँ पर। अब मिनट से अगर आप देखेंगे, मिनट मैंने काफ़ी आज मिनट से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ मैंने एक्चुअली कवर किया है। तो स्टार्टिंग में जाएंगे तो मिनट से आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट्स मैंने ये कवर किए हैं, QIP एप्लीकेंट सारा पूरा यहाँ से कवर किया है। तो ये सब जो चीज़ें, वेट स्टॉक वाला भी यहाँ से कवर किया है। तो मतलब ये आपका डिफरेंट डिफरेंट उससे रहता है। अब जो अपडेट्स वगैरह की बात होती है तो आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के इतना अपडेटेड नहीं रह सकते। तो मैं आपको तो पर्सनली यही रेकमेंड करूँगा कि आप मेरी वीडियो को ही रेफर करें या मेरे ब्लॉग को ही रेफर कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म में बिल्कुल जल्दी सीखना है। और दूसरी बात, आप दो तीन इकोनॉमिक टर्म्स को रोज़ पढ़ सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता क्योंकि याद नहीं रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी पार्टनर को बना लें। जैसे अगर आपका किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो या कहीं पे भी पढ़ते हैं, स्कूल में आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, या आपका कोई ब्रदर सिस्टर भी हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, तो आप उनको बना सकते हैं कि हम चलो साथ में करते हैं। तो आप वो बेटर रहता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि फिर आप जैसे कुछ आपने इकोनॉमिक अपडेट के बारे में पढ़ा, आपने रेपो रेट के बारे में पढ़ा, तो आप फिर उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर क्योंकि अगर आप उसको वो क्वेश्चन करेंगे, या तो उसको पता होगा या नहीं पता होगा। अगर पता होगा तो और अच्छी बात है, फिर वो भी आपसे क्वेश्चन करेगा फ्यूचर के अंदर। और दूसरी बात, अगर नहीं पता है आप दोनों में से किसी को भी, तो फिर आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन में हो सकता है वो कुछ आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो कि आपके लिए बाद में इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और शुरू में आपको कोई ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे काम ही नहीं आ रहा, तो शुरू में काम नहीं आता है। शुरू में आपको जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो काम कैसे आएगा। तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ही काम आता है। मेरे लिए तो डायरेक्ट काम बन जाता है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है। बट आपके लिए कोई भी इंसेंटिव हो सकता है, आप भी अपनी वीडियोस का कोई चैनल शुरू कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर को कवर करते हुए कुछ चैनल शुरू कर सकते हैं, या फिर अपना समझाना भी शुरू कर सकते हैं ऐसे अपने दोस्तों वगैरह को। तो मतलब जो भी आपका मोटिव हो, आप कोई अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा मोटिव है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। और बहुत बहुत बेसिक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की सेंस बना लेंगे तो मुझे तो हाईलाइट जो हेडलाइन है वो पढ़ के पता चल जाता है कि न्यूज़ में कोई दम है या नहीं। तो मतलब जैसे M&A वाली न्यूज़ है, मैंने इसका नीचे का एक भी वर्ड नहीं पढ़ा है, मैंने ऊपर से पढ़ के ही ये इस न्यूज़ को डिसरिगार्ड कर दिया कि नहीं ये इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंपॉर्टेंट होगी तो फिर फ्यूचर के अंदर भी एक आधी बार आ ही जाएगी, तो हम उसको कवर कर लें। तो दैट इज़ इट। एंड यही अप्रोच रहती है बेसिक, ज़्यादा कुछ मैंने बोला ही था कि नहीं है मेरे पास बताने के लिए। तो आई होप आपको ठीक लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दें, और बाकी दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।